Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर कर रहे थे। ये है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। तो फार्मिंग इन पालमपुर का ये थर्ड पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इससे पहले ना हमारा ये टॉपिक रहता है लेट्स डिस्कस। इसमें हम इस टेबल को पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर लिया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी कर लिया, तो आप इसका यहाँ पर डिफरेंस तो बता सकते हो। ये तो चलो इजी है क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। देखो यहाँ पर पल्सेस एंड व्हीट मतलब दाल और गेहूं, इन दोनों का प्रोडक्शन दिखा रखा है। और ये टेबल कहाँ की है? इंडिया का टेबल यहाँ पर दिखाया गया है कि इंडिया में व्हीट एंड पल्सेस का कितना प्रोडक्शन रहा है, लेकिन किस टाइम पीरियड का? आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो दैट मीन्स कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट एंड पल्सेस का कितना प्रोडक्शन रहा इंडिया में, उसकी यहाँ पर एक टेबल तैयार की गई है। और ये जो प्रोडक्शन है ये किस यूनिट में दिखाया गया है? मिलियन टन्स में। जैसे कि पल्सेस का जो प्रोडक्शन है 10 मिलियन टन्स, 12 मिलियन टन्स। इन द सेम वे व्हीट का प्रोडक्शन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन 10 मिलियन टन, 24 मिलियन टन्स, 36 मिलियन टन्स। ठीक है, ये यूनिट दिखाई गई है। फाइन, आगे है आपको कहा गया है कि आपको इस टेबल को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स? अब यहाँ पर जो टेबल तैयार की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की ये टेबल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पल्सेस एंड व्हीट इन दोनों का प्रोडक्शन कैसा रहा। सो इस टेबल को आप ध्यान से देखो और आप इस बात का आंसर करो कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट एंड पल्सेस दोनों की ही प्रोडक्शन सक्सेसफुल रही है? आप यहाँ पर टेबल में देखो और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो जैसे ही आप पल्सेस की प्रोडक्शन देखोगे ना, तो पल्सेस की प्रोडक्शन काफ़ी घट भी रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, काफ़ी घट रही है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि पल्स का प्रोडक्शन, पल्सेस का प्रोडक्शन मतलब दालों का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लगभग इतना हो चुका था कि एफिशिएंट मात्रा में इसको उगाया नहीं जाता था। लेकिन सरकार ने फिर इस पर काम किया और फिर बाद में इसको 24 मिलियन टन्स पर लाकर छोड़ दिया और अभी भी सरकार इस पर काम कर रही है ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। वेयर एज अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन देखें ना, तो बच्चों देखो गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर बढ़ा ही है। ठीक है, तो आज के टाइम पर 97-98 मिलियन टन्स प्रोडक्शन है गेहूं का। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट का प्रोडक्शन तो अप हुआ है, बट पल्सेस का प्रोडक्शन अप नहीं हुआ, ये बढ़ता बढ़ता रहा है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। देखो पहले तो वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब समझो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो एक बिजनेसमैन या किसी फार्मर के पास सपोज करो 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए हैं तो अब वो सारे के सारे रुपए सिर्फ इस प्रोडक्शन में तो लगा नहीं सकता, क्योंकि उसे अपना बिजनेस चारों तरफ से मतलब उठाना है। दैट मीन्स कि उसके बिजनेस में बहुत सारे खर्चे हैं। एक तो डेली खर्चे होंगे जो, ठीक है, ऊपर से प्रोडक्शन में जो खर्चा होगा, फर्टिलाइजर्स को खरीदने में जो खर्चा होगा, पेस्टिसाइड को खरीदने में जो खर्चा होगा, HYV सीड्स को खरीदने में जो खर्चा होगा। सो ऐसे तरह तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको बांटा जाता है। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल का मतलब यही होता है कि जितना पैसा है उसमें से एक बिजनेसमैन या एक फार्मर कितना सेफली कैश स्पेंड कर सकता है। सो यहाँ पर यही बात कही गई है कि फार्मर जो हैं वो अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करे तो एक फार्मर कितना कैश सेफली स्पेंड कर सकता है कि उसका नुकसान ना हो, किसका? फार्मर का नुकसान ना हो। सो यहाँ पर उसी वर्किंग कैपिटल की बात की गई है। देखो इसीलिए ना मैं इकोनॉमिक्स को इतने पार्ट्स में बना रही हूँ, क्योंकि ना एक एक चीज़ आपने करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग नहीं बताती तो आपको पता नहीं चलता चीज़ों का ना, कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मैं अगर मीनिंग नहीं बताती
इसीलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ ताकि यहाँ पर आपको रटना ना पड़े यार, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ भी आएंगी और आगे तक याद भी रहेंगी। नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वाई? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में देखो बहुत कैश लगता है, खूब सारा पैसा लगता है। तो इसका हमने एक पीछे डायग्राम भी देखा था ना, यहाँ पर देखो, ये सारे रीज़न है जिनकी वजह से मॉडर्न फार्मिंग मेथड में खूब सारा पैसा लगता है, राइट। लेकिन वेयर एज ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें या ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग जब होती थी तो इतना पैसा नहीं लगता था। उसके पीछे भी हमने रीज़न पढ़े, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप दोबारा से चैप्टर देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो, अदरवाइज़ मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अभी हम बात करेंगे विल द लैंड सस्टेन। देखो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ये सभी को पता है। अब लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसीलिए इसको केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स की बात करें तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये इंडिकेट किया गया है कि जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए हैं तब से इन मेथड्स के द्वारा नेचुरल रिसोर्स बेस को ओवर यूज़ किया जा रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि देखो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स को ना हमेशा केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर हम इनको ढंग से केयरफुल तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे। एंड अगर एक बार नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए तो उससे क्या होगा कि दोबारा से नेचुरल रिसोर्स को बनने में सालों साल लग जाते हैं, राइट। जैसे कि लैंड, सोइल, इनको बनने में सालों साल लग जाते हैं। इसीलिए इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स या मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ हुआ है तब से लैंड को रेकलेस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे घट रहे हैं, राइट। अब आगे ना यहाँ पर रीज़न भी बताया गया है कि किस तरीके से लोग नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. अब यहाँ पर ना बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर तो ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज बताया हुआ है, राइट। लेकिन इसका एडवांटेज भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके एडवांटेज में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करो कि हमें लार्जर अमाउंट में फूड ग्रेन्स मिलता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो किसान 24 घंटे काम करते थे खेतों में, आज वो काम मशीन्स के द्वारा 1 या 2 घंटे में हो जाता है, राइट। विद यूजिंग ट्रैक्टर, जिससे ट्रैक्टर से क्या होता है, प्लोइंग होती है, थ्रेशर से क्या होता है, हार्वेस्ट किया जाता है और बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन के ना अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो सोइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर रीजन भी बताया गया है कि सोइल फर्टिलिटी किस तरीके से खराब हो रही है, क्योंकि बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। देखो हमने क्या बात की थी कि HYV सीड्स जो है ना, इसमें पेस्टिसाइड्स लगते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, इससे होता ये है कि सोइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। वेयर एज अब बच्चों यहाँ पर ना आप ट्रेडिशनल सीड्स की बात करो तो ट्रेडिशनल सीड्स में क्या था, उसमें नेचुरल मैन्योर का यूज़ होता था, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते थे। ट्रेडिशनल सीड से क्या होता था, सोइल की फर्टिलिटी खराब नहीं होती थी। बट जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ किया गया, जिसमें HYV सीड्स को यूज़ किया गया। उससे क्या हुआ कि इन सीड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, जिससे सोइल की फर्टिलिटी खराब हुई, राइट। यहाँ पर भी एक क्या बताया हुआ है कि सोइल फर्टिलिटी, सोइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। एंड सोइल अगर एक बार डिप्लीट हो जाता है ना तो इसको लाइक बहुत 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 साल लग जाते हैं बनने में, क्योंकि सोइल जो है लेयर टू लेयर बनती है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना पहले। तो सोइल को बनने में फिर सालों साल लग जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ हो रहा है एंड नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा
जो कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि HYV सीड्स में इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। सिंचाई बहुत करनी पड़ती है, और अगर इरिगेशन अच्छे से नहीं होगा इन सीड्स में तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। सो हमने पहला तो क्या देखा कि पहला तो ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा रहा है, एंड दूसरा ये है कि इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर को बार बार कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है, जिससे वाटर का भी डिप्लीशन हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर कैसे यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि इरिगेशन किससे होती है, ट्यूबवेल से होती है, अदर चीज़ों के द्वारा इरिगेशन की जाती है। सो इससे वाटर डिप्लीशन हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनको रीस्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको बनने में फिर सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, सो इनको बनने में सालों साल लग जाते हैं। सो इसीलिए इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आगे आने वाले फ्यूचर में एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, इसके डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का ढंग से बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स ना ऐसे मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, वो मिनरल्स बहुत जल्दी एक तो वाटर में घुल जाते हैं, एंड साथ ही साथ ये प्लांट्स को भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे मिनरल प्रोवाइड करता है जो मिनरल्स वाटर में भी घुल जाते हैं बहुत जल्दी, एंड साथ ही साथ प्लांट्स की रूट को भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा देर तक सोइल में रिटेन नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम के लिए ये सोइल में रिटेन नहीं होते, तो अब क्या होगा, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स में एस्केप, मतलब ये बाहर आएंगे सोइल से, क्योंकि ये सोइल में ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं होते। सो ये सोइल से बाहर आ जाते हैं एंड ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज जैसे कि रिवर एंड लेक्स, ठीक है, तो रिवर्स एंड लेक को ये खराब कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसी के साथ साथ जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बैक्टीरियाज को मार देते हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं जो सोइल में मौजूद होते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एंड बैड बैक्टीरियाज एंड बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना, ये बैड बैक्टीरिया एंड बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो मारते ही हैं, इसी के साथ साथ जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सोइल में, उनको भी ये किल कर देते हैं। और जो गुड बैक्टीरिया एंड गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये सोइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत बहुत नेसेसरी होते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से गुड बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, राइट। सो अब होता क्या है, इसका रिजल्ट होता ये है कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is the highest in the country. हमारे देश में पंजाब में ही सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। तो यहाँ के फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज़ किया है। सो इसी वजह से क्या हुआ कि जो सोइल की हेल्थ है वो ख़राब हो गई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि सोइल की फर्टिलिटी, सोइल की हेल्थ ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड का मतलब होता है डाउनफॉल, राइट। अब चूंकि यहाँ पर जो सोइल की हेल्थ है वो ख़राब हो गई, तो सोइल की फर्टिलिटी अगर ख़राब हो जाती है तो सीधा इसका जो इम्पैक्ट होता है, मतलब सीधा इसका जो असर होता है ना बच्चों, वो प्रोडक्शन पर होता है। तो यहाँ के फार्मर्स नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से प्रोडक्शन कम हो। सो इन्होंने सेम प्रोडक्शन लेवल को बरकरार रखने के लिए क्या करा, यहाँ के फार्मर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, अदर इनपुट्स को यूज़ किया, ताकि प्रोडक्शन लेवल बिल्कुल सेम रहे। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, अदर इनपुट यूज़ कर रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट ये है कि जो कॉस्ट है ना कल्टीवेशन की, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग मेथड में जो अदर इनपुट्स होते हैं वो कोई सस्ते थोड़ी ना आते हैं, बहुत महंगे होते हैं, राइट। सो इसीलिए जो कॉस्ट है कल्टीवेशन की वो बढ़ती जा रही है,
राइट। सो आज का जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन दोनों पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।